That is the balance of payment theory of foreign exchange. Exchange rate को डिटरमाइन करने के लिए the theory which is being used, that is called the balance of payment theory, and this theory is known as the modern theory also. modern theory के नाम से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, that is also called the modern theory. और इसको हम बात कर सकते हैं, ये हमारे पास डिमांड और सप्लाई थ्योरी भी सेम है. डिमांड और सप्लाई थ्योरी विच मीन्स ऑब्वियसली बात है कि मॉडर्न थ्योरी है, तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि जब आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हो तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है आपकी, दैट इज डिमांड और सप्लाई. डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज. द वन थिंग वी शुड नो दैट व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई. अब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इट्स करेंसीज, कि आप एक्सचेंज रेट को अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज डिटरमाइंड. किसी भी कंट्री की करेंसी की, अगर करेंसी को आपके एक्सचेंज रेट जानने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई के क्या होगी वो हमें पता होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज. अगर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज होती है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी, जब हम बात करें कि दूसरी कंट्री की करेंसी की कंपैरेटिवली अगर बढ़ जाती है, मतलब कि एक्सचेंज रेट किसी भी कंट्री की करेंसीज का बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है. फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट करा रहे हो, पर्टिकुलर करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराते हो, कन्वर्जन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज. अब फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर आपके बढ़ते हैं तो हमारे पास जो उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल ऑल्सो राइज. अगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होते हैं तो उस कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि हमने जो डॉलर है, डॉलर को आप ज़्यादा डॉलर के बदले में अगर हम रुपीज़ को ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट अगर हमारा बढ़ रहा है, किस केस में बात करें, डॉलर के केस में, तो वैसे बात है कि डॉलर जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी. और इसी तरह से अगर उसकी डिमांड कम हो गई तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड द डिमांड फॉर एन करेंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसी तरह से सप्लाई पे डिपेंड करता है. अब बात आती है कि रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन कैसे करते हैं. अब रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है करेंसी की, फॉरेन करेंसी की, और सप्लाई क्या है. व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरेन ऑफ द करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. किसी पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस पर्टिकुलर करेंसी की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके इंटरेक्शंस पे आप डिटरमाइन कर रहे हो कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी. अब ये थ्योरी अज्यूम क्या करती है, एक अजम्पशन जो बेसिक अजम्पशन है, मेन अजम्पशन है इसकी, दैट इज दिस कि इट अज्यूम्स कि जो डिमांड है दैट विल रिमेन फिक्स्ड, दैट विल नॉट इन्फ्लुएंस. मतलब कि उसका इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे नहीं पड़ेगा, मतलब दैट विल नॉट चेंज, दैट विल बी सेम. अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड है क्या. सो डिमांड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डिमांड क्या होती है. ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कोई फॉरेन करेंसी की हम डिमांड क्यों करेंगे, जब आप पेमेंट करोगे इंटरनेशनल लोन्स की तब हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी. ऑब्वियसली बात है उसका इंटरेस्ट आप पे करोगे. जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में की हुई है तो हम उसका इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे, तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी. फॉरेन हेल्प्स, और अगर आपको दूसरी कंट्री की हेल्प करनी है तो भी हमें वो ऑब्वियसली बात है हमें डॉलर में हेल्प करनी पड़ेगी. गिफ्ट्स अगर हम सेंड कर रहे हैं तो भी हमें वो उसी की करेंसी में सेंड करने हैं. इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन कंट्रीज, अगर हमें अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आपकी फॉरेन करेंसीज में होंगी. सो दीज थिंग्स आर
दैट कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। अब ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, और जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, ये क्या कहता है कि डिमांड है जो चेंज नहीं होगी, जो फिक्स्ड रहेगी आपकी। दैट मीन्स कि उसकी वजह से आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चेंज इन दीज फैक्टर ब्रिंग्स चेंज इन डिमांड। ऑब्वियस बात है कि ये सारे फैक्टर्स अगर आपके चेंज होंगे, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और अगर ये चेंज होंगे तो ऑब्वियस बात है आपकी डिमांड भी चेंज होगी। तो इस वजह से क्या कह रहा है कि डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी। इन शॉर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में क्या कहा गया है कि द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी विल बी फिक्स्ड। सो एज अगेंस्ट डिमांड, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज अ ग्रेटर रोल इन द डिटरमिनेंट। अब ऑब्वियस बात है कि जब आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है रेट ऑफ एक्सचेंज को, तो इन्फ्लुएंस क्या करेगा, सप्लाई। सप्लाई आपकी चेंज होती रहेगी, और सप्लाई की वजह से आपका क्या होगा, दैट मीन्स देयर विल बी चेंज इन द एक्सचेंज रेट, और वही आपका क्या करेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करेगा। इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न्ड बाय द कंट्री इज लार्ज, अगर किसी भी कंट्री से supply of foreign exchange earned by the country is large, the value of exchange will decrease. हाँ, तो अगर किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है कंट्री में बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज विल डिक्रीज। अगर आपके पास में सप्लाई ज़्यादा हो रही है, आपके पास में फॉरेन करेंसीज ज़्यादा आ रही हैं, तो फॉरेन जो एक्सचेंज रेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए कम हो जाएगी। अगर इफ़ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ लिटिल, अगर हमारे पास कम है सप्लाई, हमारे पास नहीं आ रही है, हमारे पास फॉरेन करेंसी कहीं से भी नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो उस कंडीशन में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। दिस इज़ द मेन थिंग कि जो आपकी जो सप्लाई है वो इफेक्ट कर रही है रेट ऑफ एक्सचेंज को। फिर से देखना कि अगर सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मतलब नॉर्मल फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है आपके पास आनी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी आपके पास ज़्यादा आने लगेगी, हमारी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आने लगेगी, तो हमारे लिए एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेम सिंपल थिंग कि आपकी जो सप्लाई है वो इफेक्ट कर रही है रेट ऑफ एक्सचेंज को। सी हेयर विद द एग्जाम्पल कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री डिक्रीजेज। जैसे वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर एक्सपोर्ट कम हो गए, या फिर फॉरेन कैपिटल कम हो गया है, या फिर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे जो हमें पेमेंट मिलनी थी वो कम हो गई है, जो इनकम आनी थी वो कम हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो हमें जहाँ से भी फॉरेन करेंसी मिल रही थी, एक्सपोर्ट्स के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, या पेमेंट्स हमें मिल रहा था किसी का, या हमारी इनकम आ रही थी, तो वो सब हमारे लिए क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है। बट अगर यही सब आइटम्स जो भी हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, जो भी हम एक्सचेंज में रिसीव कर रहे हैं, अगर वो सारा बढ़ जाता है, मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी आने लग जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा। अब बात आती है फेवरेबल और अनफेवरेबल की। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। अनफेवरेबल में तो यही होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी फॉरेन करेंसी हमारे पास कम आ रही है, और हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी करेंसीज जा रही है। तो इफ़ इट्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी विल फॉल। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या चाहिएगी, हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिएगी, तो हम ज़्यादा चाहिएगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी के कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या होता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हो, तो अगर फेवरेबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी हमारे पास,
फेवरेबल है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम हो रहे हैं। तो हमारे पास जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होगी, फॉरेन करेंसी कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। सेम इज दिस कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा फेवरेबल और अनफेवरेबल, इसी के बेस और इसी पर ही आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपीज एंड डॉलर आर टू बी स्टडीड। अब यहाँ पे क्या है कि दो करेंसीज इसने ले ली है, रुपीज और डॉलर। फॉर एग्जाम्पल, दो करेंसी इसने ले ली है, रुपीज और डॉलर। तो ये क्या कर रहा है कि देयर इज अ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है मुंबई में। डिमांड फॉर रुपी विल बी मेड बाय दोज हु वांट टू गेट रुपी बाय सेलिंग डॉलर। अब ये ध्यान से देखना कि डिमांड फॉर रुपीज विल बी मेड बाय दोज, रुपीज की डिमांड कौन कर रहा है, डिमांड फॉर रुपीज विल बी मेड बाय दोज हु वांट टू गेट रुपीज बाय सेलिंग डॉलर। जिसको रुपीज चाहिएंगे वो डॉलर सेल करके क्या लेगा, रुपीज लेगा। एंड द सप्लाई ऑफ रुपी विल बी मेड बाय दोज हु वांट टू परचेज डॉलर। अब और सप्लाई कैसे होगी रुपीज की, जो डॉलर लेना चाहता है रुपीज दे करके वो डॉलर खरीद लेगा। दो चीजें आ गई हमारे पास। रुपीज की डिमांड कब होगी, जब आप डॉलर को सेल करोगे। तो बाय सेलिंग डॉलर डिमांड ऑफ रुपीज विल बी मेड, जिनको रुपीज चाहिएंगे। एंड सेकेंड थिंग, सप्लाई ऑफ रुपीज विल बी मेड बाय दोज हु वांट टू परचेज डॉलर। अब यहां पे बात आती है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की। इंडियन एक्सपोर्टर्स डिमांड रुपीज एंड सप्लाई डॉलर्स। इंडियन एक्सपोर्टर क्या करेंगे, रुपीज की तो डिमांड करेंगे एंड डॉलर को सप्लाई करेंगे। एंड इंडियन इंपोर्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, दे विल सप्लाई रुपीज एंड डिमांड डॉलर। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि इंडियन एक्सपोर्टर और इंडियन इंपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर क्या करते हैं, दे विल डिमांड रुपीज और दे विल सप्लाई डॉलर। डॉलर को बेच करके वो क्या करेंगे, रुपीज की डिमांड करेंगे। और जो इंडियन इंपोर्टर्स है वो क्या करेंगे, रुपीज की सप्लाई करेंगे और डॉलर्स की डिमांड करेंगे। मतलब रुपीज को सेल करके वो डॉलर परचेज कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, सप्लाई ऑफ रुपीज एंड डॉलर ऑफ सप्लाई ऑफ रुपीज एंड डिमांड फॉर डॉलर्स विल बी इक्वल। यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट आएंगे। एक तो ये, सप्लाई ऑफ रुपीज विल बी इक्वल टू डिमांड फॉर डॉलर। सप्लाई ऑफ रुपीज विल बी इक्वल टू डिमांड फॉर डॉलर्स एंड डिमांड फॉर रुपीज विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ डॉलर। सो देयर विल बी टू थिंग्स, सप्लाई ऑफ रुपीज किसके इक्वलेंट हो जाएगी, डिमांड फॉर डॉलर के, और डिमांड फॉर रुपीज किसके इक्वलेंट हो जाएगी, आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर के। तो ये हमारी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट आपकी जो इक्वेशन बनती है, ये आपकी क्या बनती है, फॉरेन करेंसी। सपोज $1 आपका 25 रुपये में, मतलब $1 इज इक्वल टू 25 रुपये। इन द इवेंट ऑफ इंडियाज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट विद अमेरिका, अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है अमेरिका के साथ इंडिया का, तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाते हैं। अगर डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ते हैं तो इंडियन इंपोर्टर्स विल बी विलिंग टू पे मोर देन 25 रुपीज फॉर $1। जो इंडियन इंपोर्टर है वो क्या करेंगे, पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर क्या हो गया आपका, बढ़ गया है। तो अब आपको $1 के बदले में आपको ज़्यादा मनी देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा। इट मीन्स फॉरेन वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी विल डेप्रिशिएट। और इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि हमें $1 के बदले में पहले के कंपेरेटिवली ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। एंड दैट इफ डॉलर विल एप्रिशिएट, और उसी तरफ में डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। द सेकेंड थिंग, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो विद अमेरिका इट इज़ फेवरेबल। अनफेवरेबल में तो क्या हो गया, इंडिया का अनफेवरेबल है, तो वहाँ क्या हो गया था, इंडिया की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई है, और दूसरी कंट्री की करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। अगर फेवर में होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्स होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर रुपीज़ क्या होंगे, बढ़ जाएंगी। अगर डिमांड फॉर रुपीज़ बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स इट विल कॉज द फॉरेन वैल्यू
ऑफ इंडियन रुपीज़ टू एप्रिशिएट। ऑब्वियसली बात है, रिवर्स होना है। तो जब फेवरेबल में होगा, हमारे फेवर में है, इंडिया के फेवर में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, दैट मीन्स इंडियन जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, और डॉलर की क्या हो जाएगी, दैट विल बी डेप्रिशिएट। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। अब क्योंकि पूरी थ्योरी आपकी फेवरेबल और अनफेवरेबल पे डिपेंड करती है। सो हियर इज द डायग्राम कि इसमें हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास फॉरेन करेंसी गिवन है, और ओ वाई एक्सिस पे आपके पास गिवन है दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज। अब रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसीज की डिमांड और सप्लाई के बेसिस भी डिपेंड करता है। दिस इज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, अगर हम बात करें कि इंटरेक्शन पे, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन पे आपका क्या हो रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो रहा है। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, ओ आर से ओ आर 1 पे चला जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, उस सप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास, डिमांड की कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। सप्लाई कितनी है हमारे पास, ओ एन, और डिमांड हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी ओ एम। अब अगर यही बात हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा कि सप्लाई विल बी मोर एंड डिमांड विल बी लेस। तो इस कंपेरिजन में हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू अगेन बैक टू शिफ्ट टू द नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज ओ आर। तो वापस से आप क्या करोगे, ओ आर 1 से वापस से शिफ्ट करोगे किस पे, ओ आर एक्सचेंज रेट पे। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होने के केस पे हमारे पास क्या होगा कि डिक्रीज हो गई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड हमारी क्या हो गई एन, एंड हमारे पास सप्लाई क्या हो जाएगी, दैट विल बी एम। ओ डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ एन, और सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ एम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि डिमांड एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, दैट अगेन विल शिफ्ट टू द प्रीवियस इक्विलिब्रियम विच इज ई एंड ओ आर, जहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट था। तो ओ आर 2 से हम कहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ओ आर पे अगेन। तो ये है हमारे पास एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्रू द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, और जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट।